Hello everyone. So this is part second of our video of chapter 1 of sociology optional paper 1. So now we are going to read it and to understand this chapter well and become fully exam ready. So हम लोगों ने PYQ पिछले वीडियो में देखा, वहाँ से कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से हमें समझना होगा। पहला है इंटेलेक्चुअल फोर्स, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मॉडर्निटी, सोशल चेंजेज और इनलाइटनमेंट, जो कि हम लोगों ने PYQ में देखा। और ये टर्म्स जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल फोर्स जो होता है वो रेफर्स करता है आइडिया, फिलॉसफी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट हैव प्लेड अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग सोशियोलॉजी थ्योरी को सेव करने में। जो आइडिया, फिलॉसफी और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल फोर्स, जो कि डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी अगर देखें तो ये बताता है कि transform the study of society into the scientific discipline and that address the real world challenges, inform public policy and enhance understanding of social dynamic and change। तो ये है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। मॉडर्निटी हम लोग वैसे अभी ये सब चीज़ पढ़ेंगे, बाकी हम लोगों ने PYQ के टर्म्स को यहाँ पे लिख दिया है। इनलाइटनमेंट का जहाँ पे भी आएगा, इम्यूनल कांट का इनलाइटनमेंट एज अ मैनकाइंड रिलीज फ्रॉम सेल्फ इनक्योर्ड मैच्योरिटी, मीनिंग द करेज टू यूज वंस अंडरस्टैंडिंग विदाउट डायरेक्शन ऑफ अदर। तो उसको इनलाइटनमेंट करते हैं, मतलब थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ गाइडेड बाय अ रीजन रेदर देन ट्रेडिशन और ऑथोरिटी। वन सेल्फ और रीजन, ये दोनों टर्म्स याद रखना है जब भी इनलाइटनमेंट आए। सोशल रिफॉर्म के को लीड करता है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी एंड प्रोग्रेस। तो इनलाइटनमेंट ये है। बाकी ये सब PYQ का टर्म्स था जो हम लोगों ने देखा। अब आते हैं मेनली चैप्टर पे। तो जो फर्स्ट टॉपिक था वो था दैट इज मॉडर्निटी। पहला जो सब टॉपिक था इस चैप्टर का, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यही था ना पहला सब टॉपिक। तो अब इसमें सारे को तोड़ तोड़ के उसको पढ़ेंगे। पहला है मॉडर्निटी, सेकंड इज सोशल चेंजेज इन द यूरोप एंड थर्ड इज इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगर मॉडर्निटी की बात करें, मॉडर्नाइजेशन की बात करें, तो यहाँ तो मैंने नोट्स में लिखा है, पर बाकी मैं अगर बोलूँ तो नेहा भोसले मैम का काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो मॉडर्निटी के बारे में बोला गया है कि मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द सीरीज ऑफ रैपिड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंज। क्या क्या? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंज हुआ टेकिंग प्लेस इन द 18th सेंचुरी यूरोप। तो उसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। कॉमर्शियल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है बिटवीन 14 to 18th सेंचुरी अलोंग द कल्चर रेनेसांस and saw a revival of medicine, art, literature, astronomy, navigation और chemistry, philosophy and so on। तो ये सब चीज़ का रिवाइवल होता है, मतलब फिर से जागरण होता है। अब यहाँ पे तीन तरह का मॉडर्निटी है जो हमें पढ़ना है। पहला है आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी, सेकेंड इज पॉलिटिकल मॉडर्निटी एंड थर्ड इज इकोनॉमिक मॉडर्निटी। तो अगर हम देखें आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी का, तो ये इनलाइटनमेंट पीरियड इंट्रोड्यूस होता है, न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड लुकिंग एट रियलिटी। थिंकिंग, आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी में हम थिंकिंग की बात करते हैं और हम लोग रियलिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लिख सकते हैं, जैसे ह्यूमन प्रोग्रेस पे फेथ रखना, साइंस, एबिलिटी ऑफ साइंस टू ऑफर सॉल्यूशन एंड इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन। उसके बाद रेशनल थ्रू द इम्पेरिसिज्म। इम्पेरिसिज्म का जो मीनिंग है वो होता है कि कोई ऐसा आइडिया जो हमें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से आए,
और हमारे 5 सेंसेस जो हैं, सेंसरी और जो ऑर्गन है, उससे कुछ आइडियाज़ आए तो वो उसको हम लोग कहते हैं एम्पेरिसिज्म। यहाँ पे कोई थिंकिंग, प्योर जो थिंकिंग होता है उसका और गट फीलिंग का कुछ यूज नहीं होता है। यहाँ पे मेनली हमारा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो होता है उसके अनुसार हम लोग एम्पेरिसिज्म देखते हैं। तो वही है कि रेशनल थॉट एंड एम्पेरिसिज्म की बात होता है आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी में। अब अगर बात करें रेशनल या रेशनलिज्म की, तो यहाँ पे जो बात होती है वो रीजन और लॉजिक के अनुसार होता है। मतलब जो भी नॉलेज हमें रीजन या लॉजिक से स्टार्ट होता है उसको हम लोग रेशनलिज्म कहते हैं। तो एम्पेरिसिज्म और रेशनलिज्म जो है वो 2 अपोजिंग व्यूज है। अब 4 पॉइंट है द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग, हमें क्वेश्चनिंग करने का स्पिरिट होना चाहिए। उसके बाद द बिलीव दैट नेचर फॉलो यूनिवर्सल लॉ एंड कैन बी स्टडी साइंटिफिकली, कि हमारे अंदर एक बिलीव होना चाहिए कि जो भी नेचर है वो फॉलो करता है एक यूनिवर्सल लॉ को और हम उसको साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। तो द आइडिया ऑफ दिस मूवमेंट परकुलेटेड टू द मासेस तक पहुंचता है एंड गिव शेप टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रांस रेवोल्यूशन। तो जो आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी है उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रांस रेवोल्यूशन को एक शेप मिलता है। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिकल मॉडर्निटी पे। तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी जो है, फ्रांस रेवोल्यूशन पॉलिटिकल ब्राउट विथ इट, फ्रांस रेवोल्यूशन के द्वारा पॉलिटिकल मोबिलिटी आता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ओवरथ्रो ऑफ डिवाइनली ऑर्डेन्ड मोनार्की एंड स्टेट सिस्टम। तो यहाँ डिवाइनली ऑर्डेन्ड मोनार्की का मतलब होता है एक ऐसा किंग जिसको जो डिवाइनली यानी कि प्रभु के तरह, एक देवता के तरह देखा जाता है, ऐसे मोनार्की को ओवरथ्रो करना मतलब ख़त्म करना। और स्टेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हिस्टोरिकल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का सिस्टम था। इसमें 3 तरह का स्टेट होते थे। पहला स्टेट वॉज कैलर्जी स्टेट, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट इसको माना जाता था। देन नोबिलिटी स्टेट एंड देन कॉमनर स्टेट। ऐसा होता था 3 स्टेट। इसको एज अ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की तरह होता था। तो इसको भी ख़त्म करने का बात करता है पॉलिटिकल मॉडर्निटी। अब आगे देखिए तो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 आइडिया जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया है और ये काफ़ी पॉलिटिकली हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको अडॉप्ट किया है फ्रॉम द फ्रेंच। ठीक है, रूल ऑफ लॉ एंड यूनिवर्सल लॉ, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर जो था ये एक वायलेंट पीरियड था ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यहाँ पे क्या होता था कि मास मतलब पब्लिक को मास में इकट्ठा मतलब पूरा इकट्ठा करके इन द मास पब्लिक एग्जीक्यूशन होता था यूजिंग द गिलोटिन, मतलब कि सर को कलम कर दिया जाता था। यहाँ पे जो मेन लीडर थे जो रेन ऑफ टेरर को एग्जीक्यूट करते थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस पायरे थे। और इनका जो था कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को सर कलम कर दिया था। उसके बाद जो बाद में इनका डाउनफॉल होता है कि बाद में जो लोगों के अंदर जो डर बैठ गया था, डर आने के
कारण मतलब डर आ गया था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो डर ख़त्म हो गया और लोग रेवोल्यूशन के लिए निकल पड़े, और जो पूरा पब्लिक था वो रोसर पेरी के अगेंस्ट हो गया, और उसके बाद जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनका भी गला घोट दिया गया। तो अराउंड 1794 में जो है ये रेन ऑफ टेरर का एंड हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो दिस इज़ द स्टोरी। तो इसका बात होता है। अब इकोनॉमिक मॉडर्निटी में देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इकोनॉमिक मॉडर्निटी को लाता है। तो दिस इज़ वेरी इजी। जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, किनशिप स्ट्रक्चर चेंज हुआ फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, और बहुत तरह का किनशिप स्ट्रक्चर में चेंज हुआ जो हम लोग किनशिप वाले चैप्टर में पढ़ते हैं वो आता है। फिर स्टेटस ऑफ वुमेन भी चेंज होता है, जहाँ वुमेन को काफ़ी पिछड़ा तरह से रखा जाता था, वहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मास प्रोडक्शन पे फोकस किया गया, मैकेनाइजेशन पे फोकस किया गया, वर्ल्ड ट्रेड यानी कि ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया गया। अब एग्रेरियन ऑक्यूपेशन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में शिफ्ट हुआ। उसके बाद फ्यूडलिस्टिक से कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में शिफ्ट हुआ। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में होता था ड्यूरिंग द मेडाइवल सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये होता था कि जो लॉर्ड्स होते थे वो लैंड को ओन करते थे, और उसके बाद वो जो है इस लैंड को दे देते थे, कुछ इसका पार्ट जो है लैंड का पार्ट वो दे देते थे वर्कर्स को, और इस मतलब काम करने के लिए इन द एक्सचेंज ऑफ लेबर के लिए, टैक्सेस के लिए और मिलिट्री सर्विस के लिए। तो एक तरह से जो है एक स्ट्रिक्ट रैंक हुआ करता था सोसाइटी में, एक पिरामिड हुआ करता था जहाँ टॉप, मिडिल, लोअर, इस तरह से रिच रॉड जो थे वो टॉप लेवल पे रहा करते थे। उसके बाद पुअर फार्मर्स जो थे वो बॉटम में रहा करते थे, और जो जो किंग हुआ करते थे वो टॉप पे रहा करते थे, और जो पुअर जो फार्मर्स हैं, सर्फ्स हैं, वो बॉटम में रहा करते थे, और जो लॉर्ड होते थे, लॉर्ड, वो मिडिल में रहा करते थे। और ये लॉर्ड जो है वो ज़मींदारी इसको फार्मर्स और सर्फ्स को दिया करते थे। यहाँ जो वर्कर्स होते थे इनको कोई फ्रीडम नहीं हुआ करता था, यहाँ पे बहुत ही अनइक्वल कंट्रोल होता था। तो दिस वाज द फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी। तो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी से वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में चेंज हुआ है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी इकोनॉमिक या सोशल सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया या फिर बिजनेसेस हो गए, वो ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गया, टूल्स हो गया, लैंड हो गया, वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या बिजनेसमैन है वो ओन करते हैं। उसके बाद पांचवा है मिडिल क्लास का इमरजेंस होता है। छठा है कि पॉवर्टी, डिजीज और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल, ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्क्स का थ्योरी लगेगा। रिलीजन जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, रिलीजन की जगह पे साइंस का वैल्यू बढ़ जाता है एज अ ओमनीपोटेंट सोर्स। तो जो सेंट्रल कंसेप्ट है सोसाइटी का, नेमली रिलीजन हो गया, कम्युनिटी हो गया, पावर हो गया, वेल्थ एक्सेट्रा हो गया, वे आर ऑल टेकिंग अ न्यू बेयरिंग, सबका न्यू जन्म और न्यू इम्प्लीकेशन आता है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द प्रेजेंट और पास्ट जो है वो दिखने को मिलता है। In the backdrop, sociology, which believe that power of science emerge as a discipline which aimed to provide solution, जो कि solution provide करता है social crisis के लिए। So this is all about the modernity। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका यूरोप, सोशल चेंजेस इन यूरोप के बारे में बात करेंगे, और इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।